कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में आर्थिक विकास की समझ अध्याय 3 जो है मुद्रा और साख के बारे में अध्ययन करेंगे कि इस अध्याय जो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से देखा जाए तो ये जो अध्याय है यह हमारा 4 अंक का अध्याय है। मैं इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 4 अंक का मतलब 1 अंक वाला एक प्रश्न भी आ सकता है वस्तुनिष्ठ और 3 अंक वाला। अधिकांश इस अध्याय से 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न, ऐसे 4 अंक के प्रश्न संभावित किए गए। हो सकता है कि 2 अंक वाले 2 प्रश्न आ जाए, या हो सकता है 4 अंक वाला 4 अंक का एक प्रश्न भी आ जाए। तो हम प्रश्नों की देखेंगे संरचना के आधार पर और इस अध्याय को उतनी ही गहनता से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मुद्रा और साख। अब मुद्रा और साख को समझने की कोशिश कीजिए कि मुद्रा और साख क्या है। ठीक है, देखिए मुद्रा का मतलब होता है पैसा, धन, रुपया। मुद्रा का मतलब क्या होता है? पैसा, धन, रुपया। कोई वस्तु को बेचने से यदि रुपया पैसा प्राप्त होता है वही मुद्रा। क्लियर? जैसे अपन सोना को बेचते हैं तो पैसा मिलता है, लोहे को बेचते हैं तो पैसा मिलता है, जमीन को बेचते हैं तो पैसा मिलता है। ठीक है, अब ऐसी तो मुद्रा के कौन कौन से हो सकते हैं? सिक्के हो सकते हैं, नोट हो सकते हैं, करेंसी नोट हो सकता है, सोना चांदी धातु हो सकती है, जमीन हो सकती है, हथियार हो सकते हैं। जैसे आपका पुराना कोई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को बेचा तो पैसे मिलते हैं। तो ये सब हमारी मुद्रा के रूप हैं। क्लियर हो गया? यदि किसी ने पूछा कि मुद्रा किसे कहते हैं तो याद हो गया मुद्रा, रुपया, सिक्के, है ना, ये सब हमारी मुद्रा में आती है। चलिए अब और साख। साख का मतलब क्या होता है? ब्याज। ठीक है, अब साख कैसे? अपन बैंक से संबंध है। बैंक में आपने सबने बैंक देखे होंगे, देखे ना? कोई 2-3 बैंकों के नाम आपको याद है? यदि अपने को दिमाग में किसी ने पूछा कि बताओ कौन से बैंक, कोई भी, भाई भारतीय स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया। हम 10वीं क्लास में इतना प्राथमिक नॉलेज रखें कि हमें हर चीज़ के बारे में पता हो। क्लियर? तो आइए हम पढ़ते हैं इस अध्याय से। देखिए बैंकिंग प्रणाली, आजकल आपने देखा होगा बैंकों में अलग अलग प्रणालियां हैं, अलग अलग तरीके से हैं। जिसमें देखिए अध्याय में आप देखेंगे मुद्रा, स्टॉक, जनता के पास करेंसी नोट, है ना। तो ये हम बात करेंगे इस पे कि कौन कौन से क्या क्या काम है, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, कैसे नोट होते हैं, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अब मुद्रा विनिमय का माध्यम। तो सबसे पहला प्रश्न है मुद्रा किसे कहते हैं? प्रश्न नोट कीजिएगा, मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा किसे कहते हैं? ठीक है, और इसके कारण, मुद्रा के कारण। क्लियर हो गया? मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के क्या कारण। क्लियर? नोट कर लिया। अब अपन मैंने आपको जैसे ही बताया अपन लिखेंगे मुद्रा। मुद्रा सब जानते हैं, मुद्रा का अर्थ रुपया, पैसा, सोना, चांदी होती है। क्लियर है? होती है और इससे किसी वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। हो गया? मुद्रा की याद होगा ना कॉन्सेप्ट? मुद्रा क्या है? रुपया, धन, पैसा, सोना, चांदी, धातु मुद्रा है और इससे किसी वस्तु को बेचा और खरीदा जाता है। अब मुद्रा के कार्य, तो पहला कार्य मुद्रा का विनिमय का माध्यम। विनिमय, विनिमय का माध्यम का मतलब यह हुआ कि मुद्रा का आदान और प्रदान होता है ना। अब जैसे बताओ, जैसे आप किसान के बेटे हो, गेहूं, ये मुद्रा है कि नहीं है ना? जो बेचते पैसा प्राप्त होता है, सोयाबीन बेचते पैसा प्राप्त होता है, धन बेचते पैसा प्राप्त होता है, धान बेचेंगे तो आपको पैसा होगा। तो ये भी हमारा अनाज भी एक मुद्रा का रूप है। अनाज भी हमारा क्या है? मुद्रा का रूप है। तो विनिमय का माध्यम, विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है। हम जैसे सब्जी वाला आता है, बोलते 1 किलो गेहूं ले ले और 1 किलो टमाटर दे, तो वस्तु का आदान प्रदान करता है मुद्रा। क्लियर हो गया? तो विनिमय का माध्यम समझ आ गया, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। चलिए दूसरा अपन यदि काम करें, सोचे तो मुद्रा को जमा किया जा सकता है। मुद्रा का संचय, इसको बोलते हैं संचय करना। क्या जमा करना? क्या मुद्रा का संचय किया जा सकता है? आपने देखा होगा प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, करते कि नहीं करते? तो मुद्रा का तो क्या किया जा सकता है? संचय किया होता है। तीसरा पॉइंट है मुद्रा का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण, स्थान परिवर्तन होता है। जैसे आपने कल देखा होगा, आपके पास 10 रुपये 50 रुपये होंगे, आपके पास थे, आपने कोई सामान लिया, वो 50 का नोट आज तक आपके पास आया क्या? कितने लोगों के पास क्या होगा, है ना? तो मुद्रा का क्या होता है? हस्तांतरण होता है। चौथा, मुद्रा का निश्चित मूल्य होता है। मुद्रा का क्या होता है? निश्चित मूल्य होता है। निश्चित मूल्य कैसा? 1 किलो सोना और 1 किलो लोहा, दोनों में अंतर देखो। 1 लाखों का है और 1 रुपयों का है। तो जैसे आपने देखा होगा कोई निश्चित मूल्य, 5 रुपए का नोट 5 रुपए का ही होता है, 100 रुपए का नोट 100 रुपए का होता है, 500 का 500 का ही होता है। एक निश्चित मूल्य हुआ ना? क्लियर हो गया? तो मुद्रा का निश्चित मूल्य होता है। तो प्रश्न ये 3 अंक में भी आ सकता है और 4 अंक में भी आ सकता है। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा के कार्य लिखिए। फाइनल हो गया सबको याद? मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? क्रम कोई भी जमा किया जा सकता है, हस्तांतरण होता है ना? क्रम आपको यदि नहीं हो तो क्रम आगे पीछे लिख सकते हैं। विनिमय का माध्यम है ना? मुद्रा में निश्चित मूल्य होता है। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपका फाइनल हो जाना चाहिए। मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा के क्या कार्य? आगे देखते हैं।
उसके बाद हम बात करें मुद्रा के आधुनिक रूप। अब आधुनिक रूप में अपन देखिए प्रश्न यदि अपने लिखो नोट करो कि मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है। तो अपन देखते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप में सोना, चांदी, तांबा, धातुएं, सिक्के हैं, है ना, ये सब मुद्रा के आधुनिक। करेंसी नोट, ये देखिए करेंसी। अब प्रश्न ये आता है कि करेंसी नोट कौन छापता है। ये वस्तुनिष्ठ में आ सकता है, एक अंक में आ सकता है। खालिस्तान यानी नोट कौन छापता है, करेंसी नोट कौन छापता है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक याद रहेगा। करेंसी नोट कौन छापता है, रिजर्व बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक होता है, सबसे बड़ा नोट ये होता है। तो याद यहाँ से याद रखना अपने को कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको याद होना चाहिए। और करेंसी नोट कौन छापता है, रिजर्व बैंक छापता है। क्लियर है। अब प्रश्न आया रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए। जब यहाँ रिजर्व बैंक की बात आई तो रिजर्व बैंक के कार्य नोट करें। प्रश्न रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए। रिजर्व बैंक के, हमने प्रश्न लिखा बैंक के रिजर्व, यदि हम ये यदि कहें तो यहाँ पर रिजर्व बैंक के कार्य, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, अच्छे से याद रखिए। रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आना ही चाहिए। तो यदि पहला कार्य है, ये क्या करता है, करेंसी नोट छापता है, करेंसी नोट छापता है। हो गया पहला कार्य, नोट छाप। तो पहला काम क्या करता है, ये नोट छापता है, करेंसी नोट छापता है। दूसरा कार्य, यह सबसे बड़ा बैंक है, बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक है। तो इसको बैंकों का बाप कहा जाता है, यदि बड़ा बैंक है इसलिए बैंकों का, इसे क्या कहा जाता है, बाप कहा जाता है, बड़ा बैंक होने के कारण। तीसरा प्रश्न, यहाँ बैंक खोलने की अनुमति देता है, छोटे बैंकों को क्या करता है, कोई भी बैंक, यदि कोई प्राइवेट बैंक खोल रहा है या कोई है तो इसकी अनुमति किससे लेना पड़ेगा, रिजर्व बैंक से लेना पड़ेगा। तो बैंक खोलने की क्या देता है, ये अनुमति देता है। बैंक को, चौथा बैंकों को क्या देता है, छोटे बैंकों को क्या देता है, पैसा देता है। छोटे बैंकों को क्या देता है, पैसा देता है। मान लीजिए इसके पास ये तो पैसा छापता है, क्या करता है, अपने नीचे वाले बैंकों को, छोटे बैंक को पैसा देता है। उसके बाद पांचवा कार्य है, यह बैंकों पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से हमारे रिजर्व बैंक के कार्य है। परीक्षा में 3 या 4 अंक क्या आ सकते हैं, और इसको 2-2 लाइन में अपने को समझाना पड़ेगा। समझा लोगे, बस कुछ नहीं लिखना है। रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है कि यह करेंसी नोट छापता है। दूसरा लिखा हेडिंग डाला बड़ा बैंक, फिर लिखा कि रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य है, यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसीलिए इसे बैंकों का बाप कहा जाता है। मन से लिख सकते हैं ना। तीसरा, बैंकों को पैसा देता है, रिजर्व बैंक का कार्य है कि वह बैंकों को पैसा देता है। उसके बाद नियंत्रण, छोटे वाले बैंकों पर नियंत्रण करता है। तो प्रश्न 2 क्लियर हो गया। पहला मुद्रा के कार्य, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के कार्य। दूसरा रिजर्व बैंक क्या है, और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 1935, याद रखना, ये भी खालिस्तान में आता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसकी स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना, कभी कभी पूछा जाए कि रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी, तो हमें पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये फाइनली प्रश्न है हमारा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये करेंसी नोट की बात हुई, विनिमय का माध्यम है, मैंने आपको सबसे बताया कि कैसे होता है विनिमय। ठीक है, चेक, करेंसी नेट, आजकल चेक जानते हो, एटीएम जानते हो, आपको पता है चेक भी एक करेंसी नोट है। जैसे मैंने एक चेक पर साइन कर दी, बैंक में ही कर दिया, ये देखो कितनी राशि उसको दे दो तो उसको उतनी राशि मिल जाए। एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसमें खाते की चिप लगी होती है, और इससे पैसे निकाले और जमा की जा सकते हैं। परीक्षा में आया एटीएम के कार्य लिखिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम क्या है, एटीएम एक करेंसी नोट का माध्यम है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें चेक द्वारा भुगतान, मैंने आपको बताया था चेक द्वारा भुगतान होता है बैंक से, है ना। किसी को हम चेक दे भी सकते हैं और किसी से ले सकते हैं, ये वैधानिक होता है। यदि आपके खाते में पैसे नहीं है और आपने चेक दे दिया तो वह आप उसको सजा भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेक में खाते में पैसे ही नहीं, आपने चेक दे दिया, ठीक है, तो ये सजा का प्रावधान भी उसमें पहले देखिए। आप चेक का नमूना है, चेक कैसे चेक का भुगतान होता है, चेक का कैसे हम बैंक में चेक से पैसे निकालते हैं, आपने देखा है कि इस प्रकार का चेक होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। मुद्रा के कार्य तो हमने पढ़ चुके हैं। अब बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियां, बैंक ऋण यानी कर्ज, आपने ऋण को क्या समझा, कर्ज। आप कर्ज को जानते हो, बैंक हमें क्या कर देता है, कर्ज देता है कि नहीं देता है। अब वो किस रूप में देखता है, हम देखते हैं। ये देखिए, बैंक में जमा करता, हम बैंक में हमारा एक कार्य भी है कि बैंक में पैसे, बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं और बैंक से भी पैसे जमा किए जा सकते हैं। चलिए अब देखिए कैसे होता है। ये है कर्जदार, ये जो कर्ज दे रहा है, ये लोग ऋण ले रहे हैं, बैंक से कर्ज दे रहे हैं। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं।
और लोग धन निकाल रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। और आजकल तो आप एटीएम से भी पैसे निकाल के भी जा सकते हो, जमा भी जा सकते हो। अब साथ की तो विभिन्न इसमें कि ऋण उधार दिया जाता है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि कैसे त्योहारों पर पैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये कहानी बताइए कि कैसे मूंगफली हुई थी और ये कैसे बोया गया था, उसमें बताया है। अब ऋण कर्जदार को देखो, ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है। मैंने आपको बताया कि जोखिम वाली परिस्थितियों में, प्रश्न आप नोट करेंगे, प्रश्न ऐसा है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्जदार को क्या समस्या खड़ी कर सकता है। तो पहले से कर्ज होने के कारण क्या होता है, आपको बताया मैंने, सस्ते दाम पर जमीन बेच देता है, सस्ते दाम पर मकान बेच देता है, सस्ते दाम पर क्या करता है, अपनी फसलें बेच देता है, मानसिक रूप से तनाव में होता है ना परिस्थिति खराब। तो ये होता है जोखिम वाली परिस्थितियों में। आगे देखते हैं, ऋण आवास क्या है, ये वाला प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋण आवास क्या है, ये दिया हुआ ऋण आवास। किसी ने पूछा आवास ऋण क्या है, तो आपने देखा होगा कि मकान बनाने के लिए बैंक क्या करती है, से लोन लिया जा सकता है, उसे ऋण आवास कहते हैं, आवास ऋण कहते हैं। गृह ऋण बोलते, होम लोन बोलते हैं ना इंग्लिश में, होम लोन मिला। आपने देखा अपने घर में आसपास पूछते हैं कि भाई तुमने इतना बड़ा मकान कैसे बना, बोले बैंक में गए, बैंक से हमने होम लोन लिया और मकान बना लिया, है ना, तो इसे होम लोन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये अब ऋण की शर्तें, कुछ शर्तें होती हैं ना, देखो ब्याज दर, समर्थन, ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। अब ऋण की शर्तें मान लीजिए कर्ज लेना है तो उसकी कुछ शर्तें होती है ना, आपके पास कागज पूरे होना चाहिए, आपके पास बैंक रिकॉर्ड पहले से खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके पास जानकारी सही होना चाहिए, तब तो बैंक आपको कर्ज देगी। यदि आपके पास सुविधा नहीं है तो क्या कर्ज देगी, क्या बिल्कुल नहीं दे सकती। तो प्रश्न ये आ सकता है कि क्या कारण है कि बैंक कर्जदार को कर्ज नहीं देती, क्या कारण है कि बैंक कर्जदार को कर्ज नहीं देती, तो क्या कारण है, उसके पास बैंक रिकॉर्ड खराब होता है, उसके पहले से बैंक क्या होता है, कर्ज में डूबा होता है, ठीक है, उसके पास अधूरी जानकारी रहती है, ठीक है, इस कारण से बैंक क्या देती है, कर्जदार को कर्ज नहीं देती। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, उधारदाता उधार देते समय समर्थन की मांग क्यों करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। उधारदाता उधार देते समय समर्थन ऋणाधार की मांग क्यों करता है। यदि मान लीजिए बैंक आपसे कर्ज दे रहा है तो आपसे कुछ गारंटी लेगा कि नहीं, गारंटी लेना यानी क्या है, समर्थन ऋणाधार, समझ आ गया, गारंटी लेना यानी समर्थन। गारंटी में क्या करता है, वो आपके जमीन के कागज रख लेता है, आपके ट्रैक्टर या कोई सामान है खरीदा आपके पास तो उतना वो रख लेता है, जमीन के कागज ले लेता है, मकान के कागज ले लेता है, और यदि कोई नौकरी वाला है उसके कागज रखता है कि यदि ये कर्ज नहीं देगा तो भाई आपको इसका कर्ज देना पड़ेगा, समझ में आया, आपको इसका कर्ज देना पड़ेगा, उसे कहते हैं उधार। और उधारदाता उधार देते समय समर्थन ऋणाधार की मांग क्यों करता है, क्योंकि मान लीजिए कर्ज में डूब गया तो कौन कर्ज देगा, है ना, इसलिए वह रोजगार उसको क्या करता है, कोई गारंटर को ढूंढता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। ये देखिए विविध प्रकार के साथ अलग अलग इसमें दिया हुआ है। ये सरकारी समितियां, ऋण मैंने आपको बताया था, स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह ये कहाँ होता है, गांव की महिलाओं का होता है। पहला याद रखना, महिला कौन सी होती है, महिलाएं निर्धन महिला होती है, गरीब महिला होती है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें सदस्य कितने होते हैं, कम से कम 20 सदस्य, 15 से 20 सदस्य होते हैं। और यहाँ काम कर लोगों को स्वावलंबन की भावना सिखाते हैं, लोगों को रोजगार दिलाते हैं, जैसे गांव में छोटे छोटे बड़ी पापड़ कुटीर उद्योग, ये इनके माध्यम से ये कार्य होता है, ये याद हो जाना चाहिए, स्व सहायता समूह के कार्य। आगे देखिए, औपचारिक क्षेत्र क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र, मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अनौपचारिक तो औपचारिक स्रोत में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, सरकारी नियम से बंधे होते हैं, ठीक है, और जैसे इसमें क्या होता है, बैंक एक औपचारिक स्रोत है, दूसरा पोस्ट ऑफिस औपचारिक स्रोत है, और स्व सहायता समूह, ये तीन ऋण का औपचारिक स्रोत याद रखना, बैंक, पोस्ट ऑफिस और स्व सहायता। अनौपचारिक स्रोत में देखते हैं तो रसूखदार, पटेल, साहूकार, ये क्या करते हैं, ब्याज अधिक लेते हैं, ब्याज पे ब्याज देते हैं, अधिक ज़्यादा ही करते हैं, मनमानी करते हैं, तो ये अनौपचारिक स्रोत। ये देखिए हमारे देश में अनौपचारिक एजेंसियां कैसी है, साहूकार को कितना ब्याज दे रहा है, 23%, है ना, ये देखिए जमींदार 1%, इस प्रकार से अलग अलग समितियां हमारे यहाँ पर ब्याज देती है। देखिए अनौपचारिक क्षेत्र से ऋणदाताओं की गतिविधियां, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत से क्या मिलता है, कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से होता है, कैसे अंतर होता है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद
देखिएगा किस प्रकार से चित्र में बताए हैं कि औपचारिक स्रोत में कैसे परिवार कहाँ पर योग होता है। चलिए आगे देखते हैं, हमें औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें क्या होता है, कम उसमें कम ब्याज देती है ना, हमें विश्वसनीय होता है, इसलिए हमें औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये देखिए इनके औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में अंतर, ये प्रश्न हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं बांग्लादेश ग्रामीण बैंक। ये देखिए ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1970 को हुई थी। कब हुई थी? 1970 को हुई थी। हाँ, ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये देखिए ग्रामीण बैंक के संस्थापक 2006 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ये प्रश्न आ सकता है खालिस्तान के ग्रामीण बैंक के संस्थापक, यानी ग्रामीण बैंक के संस्थापक कितने थे? कौन थे? प्रोफेसर यूनिस, और इसके द्वारा नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रकार से हमने इस अध्याय को पढ़ा। आपने देखा होगा ये प्रश्न, ये देखिए प्रश्न दिए हुए हैं, जोखिम वाली परिस्थितियों में क्या कर सकता है, क्या समस्या खड़ी कर सकता है, मुद्रा कैसे दोहराई जाती है, ठीक है। तो आज हमें भारत में जिनके औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, तो आज हमने मुद्रा, रिजर्व बैंक के कार्य, है ना, और इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बारे में पढ़ा। इन प्रश्नों के अंदर आप बार बार याद करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा।